स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड, बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने मुद्रा परिमाण सिद्धांत का उद्गम तथा उसके विभिन्न दृष्टिकोणों की स्टडी कर ली थी। इसके अलावा हम फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का सामान्य कथन, उसके समीकरण तथा उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं एवं उसकी आलोचनाएं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं फिशर के सिद्धांत की मान्यताएं। फिशर के सिद्धांत की प्रथम मान्यता है कि फिशर ये मानकर चलता है एम व एम डैश का संबंध या अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात वैधानिक मुद्रा एवं साख मुद्रा का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा और यदि एम बदल जाता है तो इस स्थिति में एम डैश भी उसी अनुपात में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि एम है स्टार्टिंग में आपका 100 रुपये और एम डैश है आपका 150 रुपये। अब यदि एम बढ़कर 200 रुपये हो जाए तो इस स्थिति में जो एम डैश है वो भी बढ़ जाएगा और बढ़ेगा भी उस अनुपात में जिस अनुपात में एम बढ़ा है, अर्थात एम बढ़ के दुगना हुआ है, इसलिए आपका एम डैश भी बढ़ के दुगना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 150 से 300 रुपये हो जाएगा। ऐसा फिशर मानकर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का चलन गति पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात v और v डैश स्थिर रहते हैं चाहे मुद्रा की मात्रा घटे या बढ़े। अर्थात जैसे हमने देखा कि मुद्रा की मात्रा बढ़ के 100 से 200 रुपये हो गई, तो इस स्थिति में जो वैधानिक मुद्रा का प्रचलन वेग है v और साख मुद्रा का प्रचलन वेग है v डैश, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। v और v डैश क्या होंगे, स्थिर ही रहेंगे। नेक्स्ट है कि कीमत स्तर एक निष्क्रिय घटक है जो अन्य घटकों से निर्धारित होता है लेकिन स्वयं उनको निर्धारित नहीं करता, अर्थात अगर एम बढ़ जाता है तो उस स्थिति में कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा और एम घटेगा तो कीमत स्तर भी घट जाएगा। लेकिन अगर कीमत स्तर में परिवर्तन होता है तो कोई भी तत्व परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कीमत स्तर निष्क्रिय है, ये अन्य तत्वों से प्रभावित होगा लेकिन किसी भी तत्व को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो व्यापार की मात्रा है जिसे हम टी द्वारा दर्शाते हैं, ये भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, अर्थात एम बढ़े या घटे जो टी है वो स्थिर रहेगा। इसका कारण क्या है कि व्यवसाय का प्रभाव प्राकृतिक साधनों की मात्रा और तकनीकी दशाओं पर निर्भर करता है, मुद्रा की मात्रा पर नहीं, इसलिए ये स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है जिससे एम के बढ़ने से उत्पत्ति के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि साधनों का पहले ही पूर्ण उपयोग हो रहा होता है। अर्थात फिशर का सिद्धांत ये मानकर चलता है कि अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है, जितने भी साधन अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है उनका अनुकूलतम या पूर्ण उपयोग हो रहा है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। नेक्स्ट है मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, उसका संचय नहीं किया जाता, अर्थात फिशर ये मानकर चलते हैं कि मुद्रा का सिर्फ एक ही कार्य है और वो है विनिमय यानी व्यापारिक सौदे करना और उसका संचय नहीं किया जा सकता, यानी व्यक्ति संचय नहीं करते, मुद्रा का जितनी भी मुद्रा आती है वो पूरी खर्च कर दी जाती है। इसके अलावा फिशर की नेक्स्ट अजम्पशन ये है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है, सारे लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न किया जाते हैं, अर्थात बार्टर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होगा अर्थव्यवस्था में, मॉनेटरी सिस्टम को फुल्ली एप्लीकेबल माना गया है। नेक्स्ट है कि ये दीर्घकालीन विश्लेषण है, अल्पकाल की उपेक्षा करता है, अल्पकाल की ये बात नहीं करता, इसीलिए इसमें दीर्घकाल में मुद्रा व कीमतों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये तो ही फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनाएं। तो फर्स्टली तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें जो अन्य बातें समान रहने की मान्यता ली गई है वो इस व्यावहारिक एवं परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में कोरी कल्पना है। फिशर का सिद्धांत ये मानकर चलता है कि कीमत स्तर एक निष्क्रिय घटक है, इसके अलावा व्यापार की मात्रा टी, वैधानिक मुद्रा का चलन वेग v तथा साख मुद्रा का चलन वेग v डैश स्थिर रहता है जो कि उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा ये सिद्धांत ये भी मानता है कि साख मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में निश्चित और अपरिवर्तनीय अनुपात बना रहता है जो भी ठीक नहीं है। सेकंड है
ये सिद्धांत व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण नहीं करता। ये सिद्धांत ये मानता है कि अगर मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत स्तर भी घट जाता है और मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। लेकिन तेजी काल में मुद्रा की मात्रा के कम होने या उसे घटा देने पर भी कीमत स्तर बढ़ता है। इसी प्रकार से मंदी काल में मुद्रा की मात्रा के स्थिर रहने या उसमें वृद्धि कर देने पर भी कीमत स्तर घटता जाता है, जबकि सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, कीमत स्तर को केवल मुद्रा की मात्रा ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि कई अन्य तत्व भी कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिसकी सिद्धांत में अवहेलना की गई है। जैसे कि अगर अच्छी फसल हो जाती है या फसल बिगड़ जाती है तो इससे भी कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक अशांति या युद्ध की स्थिति भी कीमत स्तर को प्रभावित करती है। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या बढ़ती है घटती है, ये भी कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत में इन सभी तत्वों की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है, कीमत स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया को यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता। यह सिद्धांत केवल ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर में परिवर्तन लाता है, परंतु ये परिवर्तन कैसे होता है इसकी प्रक्रिया को यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि मुद्रा की मात्रा सर्वप्रथम ब्याज दर को बढ़ाती है या ब्याज दर को प्रभावित करती है। इससे विनियोग में परिवर्तन आता है, जिससे रोजगार, आय और उत्पादन मात्रा परिवर्तित होती है और फिर उत्पादन व्यय में परिवर्तन कीमत स्तर में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष संबंध होता है, ना कि प्रत्यक्ष संबंध। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत दीर्घकालीन सिद्धांत है, इसलिए ये अल्पकाल में मुद्रा की मात्रा, उसकी चलन गति, लेन देन की मात्रा आदि के बारे में कुछ नहीं कहता है। ये इस संदर्भ में किन्स ने कहा है कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, अतः इस सिद्धांत में अल्पकाल की उपेक्षा अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत एक पक्षीय है। यह सिद्धांत केवल मुद्रा की पूर्ति पर ही अधिक बल देता है, जबकि मुद्रा के मांग पक्ष की उपेक्षा करता है। लेकिन मुद्रा के मांग पक्ष का भी विशेष महत्व होता है। इसके अलावा मुद्रा के चलन वेग की भांति वस्तुओं में भी चलन वेग होता है, जिसकी सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है, समयांतर या टाइम लेग की उपेक्षा। मुद्रा परिमाण सिद्धांत ये मानता है कि जैसे ही मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, तुरंत ही कीमत स्तर भी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने के कुछ समय पश्चात ही कीमत स्तर परिवर्तित होता है। ये सिद्धांत केवल स्थैतिक अर्थव्यवस्था के लिए ही उपयुक्त है। हमारा वास्तविक आर्थिक जीवन प्रावेगिक है या डायनेमिक है, अतः मुद्रा परिमाण सिद्धांत हमारे लिए जो प्रावेगिक अर्थव्यवस्था है उसके लिए अव्यवहारिक एवं काल्पनिक है। नेक्स्ट है, मूल्य स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों की उपेक्षा। मूल्य स्तर पर मुद्रा की मात्रा के अलावा अवमूल्यन, करों के भार, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन आदि कई अमौद्रिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, उसकी सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है, मुद्रा के संचयन कार्य की उपेक्षा। इस सिद्धांत में ये माना गया है कि मुद्रा केवल विनिमय का ही कार्य करती है और उसका संचय नहीं किया जाता, जो कि अनुपयुक्त है। मुद्रा का मूल्य कुल आय का परिणाम है, मुद्रा की मात्रा का नहीं। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जो मुद्रा का मूल्य है वो मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होता है, लेकिन क्राउथर ने कहा है कि मुद्रा का मूल्य वास्तव में कुल आय का परिणाम होता है, न कि मुद्रा की पूर्ति का। अतः हमें कुल आय में होने वाले उतार चढ़ाव के कारणों की खोज करनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत मुद्रा की क्रय शक्ति के बजाय नगद सौदे का मापक है। फिशर का कीमत स्तर उपभोग और उत्पादक दोनों प्रकार की वस्तुओं का मापक है। किन्स के अनुसार सामान्य कीमत स्तर में उत्पादक वस्तुओं का समावेश करने से मुद्रा की क्रय शक्ति का सही माप करना कठिन हो जाता है, जबकि मुद्रा की क्रय शक्ति का सही माप केवल उपभोग वस्तुओं के समावेश से ही संभव है। अतः यह सिद्धांत अत्यंत असंतोषजनक है। नेक्स्ट है, कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक संबंध संदेहास्पद। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पर जोर दिया गया है, पर आलोचकों के अनुसार इतिहास में कभी भी ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जबकि इन दोनों के मध्य संबंध आनुपातिक रहा हो।
नेक्स्ट है समीकरण के तत्वों का आकलन करना कठिन। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में जिन तत्वों एम वी एम डैश वी डैश टी और पी का समावेश किया गया है उनका सैद्धांतिक विश्लेषण तो सरल है, किंतु व्यवहार में इन सभी तत्वों का सही सही माप करना बहुत ही कठिन कार्य है। नेक्स्ट है मुद्रा परिमाण सिद्धांत की तर्क विधि विपरीत या उल्टी। इस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा को कारण तथा कीमत स्तर को परिणाम माना गया है, जबकि आलोचकों के अनुसार कीमत स्तर में परिवर्तन स्वतंत्र रूप से होते हैं और कीमत स्तर में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन को जन्म देता है, अर्थात कीमत स्तर में परिवर्तन कारण है तथा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन परिणाम है। नेक्स्ट है कीमत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव की उपेक्षा। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जिसके कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में घनिष्ठता इतनी बढ़ गई है कि उनका एक दूसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि दूसरे देशों में मूल्य बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे देश के मूल्य स्तर पर भी पड़ता है। अतः मूल्य स्तर केवल देश में मुद्रा की मात्रा से ही प्रभावित नहीं होता, अपितु दूसरे देशों के मूल्य स्तर से भी प्रभावित होता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में इस तत्व की भी उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है समीकरण के विभिन्न घटकों की परस्पर आश्रितता की अवहेलना। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मूल्य स्तर को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों जैसे एम वी एम डैश वी डैश पी और टी को एक दूसरे से स्वतंत्र घटक माना गया है, जबकि एक दूसरे पर परस्पर निर्भर घटक है। एक में परिवर्तन दूसरे सभी घटकों में परिवर्तन को जन्म देता है। आलोचनाओं में लास्ट है पूर्ण रोजगार की मान्यता अवास्तविक। ये सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चलता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ मात्रा में बेरोजगारी अवश्य विद्यमान रहती है। इसके अलावा पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करता है और रोजगार बढ़ाता है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी फिशर के सिद्धांत को पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर तो संकेत करता ही है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर परस्पर संबंधित है तथा मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करने से कीमत स्तर पर बहुत कुछ नियंत्रण संभव होता है। ये हुआ आपका फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। नेक्स्ट है इस सिद्धांत से रिलेटेड आप लोगों के लिए असाइनमेंट। माना देश में किसी वर्ष विशेष में एम है यानी वैधानिक मुद्रा की मात्रा है 500 रुपीज़, वी है वैधानिक मुद्रा का प्रचलन वेग 10, एम डैश साख मुद्रा की मात्रा है 1000 रुपीज़, वी डैश साख मुद्रा का प्रचलन वेग है 20 और इसी प्रकार से टी यानी व्यापार की मात्रा है 25 रुपीज़। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि सामान्य कीमत स्तर क्या होगा, और यदि मुद्रा की मात्रा बढ़कर 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ हो जाए तो सामान्य कीमत स्तर व मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा कि प्रारंभ में तो कीमत स्तर 1 रुपया होगा, और जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर 500 से 1000 रुपीज़ हो जाएगी तो इस स्थिति में आपका कीमत स्तर भी बढ़कर 2 रुपये हो जाएगा, और जो आपका मुद्रा का मूल्य है वो 1/2 यानी हाफ ही रह जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या। थैंक यू।